प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। एक देश एक चुनाव पर संसद की JPC कमेटी की बैठक, देश के संविधान विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर लेगी उनकी राय। बीजेपी सांसद और कानून विशेषज्ञ PP चौधरी की अध्यक्षता में JPC कर रही है मंत्रणा। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी क्या जांचेगी, बताएंगे आपको। साथ ही भारत के UPI पेमेंट पर फिदा है IMF। बताएंगे कि डिजिटल होती दुनिया में UPI की तारीफ में क्या कुछ कहा IMF ने। और देश में आज से शुरू हुआ भोले के भक्तों का उत्सव। सावन के महीने की पहले दिन से ही शुरू हुई है कांवड़ यात्रा। शिवालयों में भक्तों की धूम। शिव भक्तों के उत्साह को भी लेकर आए हैं आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ JPC की बैठक। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर समिति के समक्ष देंगे प्रस्तुति। CBI को बड़ी सफलता, UAE से भारत लाया गया नारकोटिक्स मामले का आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा विदेश में रहते हुए महाराष्ट्र के सांगली में सिंथेटिक ड्रग बनाने की फैक्ट्री चलाने का आरोप। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। पहले दिन काशी, हरिद्वार और प्रयागराज में उमड़े श्रद्धालु। शिवालयों में गूंज रहा हर हर महादेव। गंगा जल लेकर देश भर से निकले कांवड़िए। ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली चीजों पर लगाया 35% टैरिफ। अन्य देशों पर भी 15 से 20% शुल्क लगाने की योजना। और लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट पर बनाए 251 रन। नीतीश रेड्डी ने 1 ओवर में चटकाए 2 विकेट, जो रूट 99 रन बनाकर नाबाद। एक देश एक चुनाव कराने की योजना पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की आज अहम बैठक हो रही है। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JS खेहर के साथ समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। पिछले साल सरकार की ओर से संसद में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 महत्वपूर्ण और बहुचर्चित 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया गया था। एक देश एक चुनाव को लेकर विचार विमर्श और मंथन का दौर जारी है। JPC की बैठक में आज 2 पूर्व न्यायाधीश से विचार विमर्श किया जाएगा। एक देश एक चुनाव का हवाला देते हुए सरकार का कहना है कि देश में एक साथ चुनाव को कराने से आचार संहिता की वजह से बार बार विकास कार्य जो बाधित होते हैं उनमें कमी आएगी। एक दिन चुनाव होने से मतदाता जागरूक होंगे। एक बड़ा असर एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की GDP पे पड़ने जा रहा है। तो ये तमाम वो एक तरह से तर्क हैं 129वें संशोधन बिल पर। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की संसद भवन में इस समय बैठक चल रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव से धन और समय दोनों की बचत होगी। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज दोनों ही न्यायाधीशों से एक तरह से विचार विमर्श होगा, मंत्रणा होगी। क्या क्या एक तरह से बिंदु हैं जिनको लेकर संविधान विशेषज्ञों से और दोनों न्यायाधीशों से JPC
इस बैठक में मंत्रणा करना चाहती है? देखिए, हम जानते हैं कि जेपीसी विस्तार से चर्चा कर रही है। अलग अलग जो कानूनविद हैं, हमने देखा कि राज्यों में भी जेपीसी की बैठकें हो रही हैं। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो इस पर विस्तार और व्यापक चर्चा करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, वो हम जानते हैं कि जेपीसी के सदस्य हैं। तमाम जो सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी के हो या फिर तमाम अन्य दलों के या सत्ता पक्ष के सांसद हो। तो जेपीसी का ये उद्देश्य है कि सभी प्रमुख जो पक्ष हैं उनसे राय ली जाए और जो कानूनविद हैं, जो चुनौती आने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम कानूनविद इस बात को कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव, यानी एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराने का फैसला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में समर्थन जता चुके हैं कि ये इससे देश की आर्थिक प्रगति तेज होगी। लेकिन क्या कुछ चुनौतियां आएंगी और क्या बदलाव की जरूरत होगी या फिर क्या और आगे कदम उठाने होंगे, उनको लेकर चूंकि चुनाव आयोग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किस तरह से एक तरह की जो मतदाता सूची है वो देश भर में हो और तमाम जो चुनौतियां हैं उन सब पर, उन पहलुओं पर व्यापक चर्चा होनी है। इसीलिए आज 2 पूर्व चीफ जस्टिस को बुलाया गया था। हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले डीवाई चंद्रचूड़ जो देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, वो अपनी बात रखने समिति के सामने गए हैं। हम ये पहले से ही जानते हैं कि कई जो कानूनविद हैं वो इसके समर्थन में है। वो इस बात को मानते हैं कि एक देश एक चुनाव कराने से देश की जो आर्थिक प्रगति है वो तेज होगी और साथ ही साथ गवर्नेंस भी सुधरेगा और जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी बार बार चुनाव की प्रक्रिया में लगते हैं उनका समय बचेगा, तो निश्चित तौर पर वो जन कल्याण कामों को और तेजी से कर बिल्कुल शैलेंद्र, ये हवाला तो सरकार का है। इन कानूनों में 129वें संशोधन को लेकर सरकार आ रही है। सरकार की ये तमाम दलीलें और तर्क है, लेकिन इस कड़ी में जेपीसी अपनी बैठकों की कड़ी में अगर कानूनविदों को बुलाती है तो उसके पीछे के वो क्या तमाम मसले हैं जिनको लेकर चर्चा चाहती है? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ठीक बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हुई और उसे भी तमाम राजनीतिक पार्टियां लेकर सीधे अदालत ही पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो ऐसे में वो तमाम क्या पहलू हैं इस बड़े बदलाव को? तकरीबन 4 से 5 दशक के बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हम जानते हैं कि शुरुआत में आजादी के बाद से भारत में एक समय ऐसा था जब एक साथ सारे चुनाव होते थे। तो इतने बड़े बदलाव को जब बदला गया और आज फिर हम अगर उसी पे वापस लौट रहे हैं तो उसके पीछे तमाम वो कानूनी पहलू क्या हैं जो आ सकते हैं, जो संविधान के आड़े आ सकते हैं, जो विपक्षी पार्टी उठा सकते हैं, तो वो मसले क्या हैं जिनको लेके कानूनविदों को चुना गया इसमें चर्चा के लिए? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों और उसके कुछ समय बाद जो नगर पालिकाओं के चुनाव हैं वो कराए जाए, यानी एक निश्चित समयावधि में देश में जो प्रमुख चुनाव हैं वो सभी आयोजित कर लिए जाए और जिससे कि समय की बचत हो। तो उसमें मुद्दा ये है कि जो चुनाव आयोग की जो एक काम सौंपा जाएगा या चुनाव आयोग की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उसमें एकल मतदाता सूची हो चुकी है। भी हम जानते हैं कि जो ग्राम सभाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनकी अलग मतदाता सूची होती है और लोकसभा विधानसभा की अलग मतदाता सूची होती है। इसके साथ ही साथ क्या कानूनी पहलू है, जो क्षेत्रीय दल है उनकी अपनी कुछ चिंताएं हैं। उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो क्या व्यवस्था होगी, फिर उस राज्य के लिए बाकी समय के लिए क्या चुनाव होगा। जिस तरह से किसी सांसद या विधायक के सीट रिक्त होने पर चुनाव होता है उतने समय के लिए, तो ये सब मुद्दे हैं। एक तरह से अलग अलग सुझाव आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि मोटे तौर पर तमाम राजनीतिक दलों से जब रामनाथ कोविंद कमेटी ने राय मांगी थी तब उसमें तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था। कुछ दल विरोध में भी थे इस एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर, लेकिन उस कमेटी ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में एक सुझाव बताया था कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है तो वहां क्या विकल्प होना चाहिए, बाकी समय के लिए यानी जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए चुनाव हो सकता है। इस तरह की एक रिकमेंडेशन थी। तो ये ऐसे पहलू हैं जिस पर विचार विमर्श होना है और इसके साथ ही साथ क्या कुछ जो है नए बिल लाने की जरूरत होगी, क्योंकि जब लोकसभा के और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे उस प्रक्रिया में क्या कुछ कानूनी बदलाव की जरूरत होगी, उसमें भी देखिए व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। लेकिन एक बात तमाम राजनीतिक दल मान रहे हैं कि ये एक देश हित में उठाया गया फैसला होगा। जी, अब क्या शैलेंद्र ये भी है कि जनवरी में जब पहली बैठक हुई जेपीसी की, उसके बाद विपक्षी
दलों ने कई ऐसे सवाल उठाए, तो उन सवालों के जवाब के तौर पर भी आज जब पूर्व न्यायाधीश मौजूद होंगे जेपीसी बैठक में, तो उन तमाम सवालों और जो शंकाएं हैं उसको दूर करने में मदद मिलेगी। देखिए, आज की बैठक में दो पूर्व जो न्यायाधीश हैं वो अपनी बात रख रहे हैं कि कानूनी पहलू क्या है और क्या क्या चुनौती आएगी। हम जानते हैं कि इस बैठक में किस तरह से चुनाव की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, इन सब बातों की भी चर्चा हो रही है। तमाम जो संसद सदस्य हैं, इस कमेटी के हिस्सा हैं, वो अपनी शंकाएं भी रख रहे हैं कि अगर ऐसा होता है भविष्य में तो क्या कुछ आगे किया जाने की जरूरत है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दी गई है जेपीसी के अध्यक्ष की तरफ से कि देखिए, जो भी सुझाव हैं उन सभी का स्वागत है, उस पर चर्चा होगी, एक सहमति बनाने की कोशिश होगी और सारे पहलुओं को विचार विमर्श करके ही जो समिति है वो अपनी सिफारिशें करेगी। क्योंकि उससे पहले हम जानते हैं कि इस विधेयक को पेश करने से पहले रामनाथ कोविंद कमेटी बनी थी, उसने व्यापक चर्चा की थी राजनीतिक दलों से, कानूनविदों से, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये बिल लाया गया संसद में। और जब ये कहा गया कि इसे जेपीसी को जाना चाहिए, जेपीसी को भेजा गया। तो सरकार चाहती है कि व्यापक विचार विमर्श हो, जो भी चिंताएं हैं, जो भी सुझाव हो, उन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसीलिए आज जो दो कानूनविद हैं, दो पूर्व न्यायाधीशों ने बुलाया गया है। अब सबसे पहले जस्टिस JS खेर ने अपनी बात रखी थी, अब चंद्रचूड़ साहब अपनी बात रख रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। 129वें संविधान संशोधन बिल पे 31 जनवरी को दूसरी बैठक हुई थी जेपीसी की, जिसमें ये तय हुआ था कि इस बिल से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें कानूनविदों को, न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, राजनीतिक पार्टी शामिल हैं, साथ ही साथ राज्य सरकारों के और चुनाव आयोग, तमाम लोगों जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ विचार विमर्श तय किया गया था। और उसी कड़ी में आज दो पूर्व न्यायाधीशों को जेपीसी की बैठक में आमंत्रित किया गया है और वो अपने सुझाव रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। अब 9 अगस्त यानी एक महीने तक हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज और तेज सुनाई देगी। ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। कहा गया है कि इस दौरान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ होता है। सावन में रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में हर सोमवार को रुद्राभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत हर शिवालय में शिव भक्त शिव की आराधना में लीन हैं। सावन के पहले दिन शिव भक्त बेहद उत्साहित है। और ये आप 4 तस्वीरें अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। लोग बहुत ही पूजा करते हैं। यहाँ पे भीड़ उमड़ चुकी है पूरी और लोग जल चढ़ा रहे हैं भगवान को, भोलेनाथ को खुश कर रहे हैं। भगवान को वैसे तो भोलेनाथ को सिर्फ जल ही प्रिय है, उनका नाम ही भोले है, उनको जल ही दे वो खुश हो जाते हैं। लेकिन लोग अपनी श्रद्धा के लिए कमल का फूल, सफ़ेद फूल, बाकी चीज़ें अर्पित करते हैं। सावन मास इस साल बहुत अच्छा पड़ा हुआ है और सावन मास का प्रारंभ हो चुका है। आज पहला दिन था, तभी देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम यहाँ के मुख्य पुजारी जो शंभुगिरी हैं उनके हम लड़के हैं। यहाँ पर जो है आने जाने वालों की संख्या लगभग बराबर जो है बनी रहती है। भीड़ आती है, भीड़ चली जाती है। फिर सोमवार की जो बात रह गई, सोमवार को जो है 50,000 से ऊपर जनता यहाँ जल चढ़ाती है। इसमें
ऐसी मान्यता है कि यहाँ दक्ष मंदिर में दूध, दही, घी, बेलपत्र, जल चढ़ा दे, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बढ़िया हुए, भगवान की कृपा इतनी रही कि हर बार जब भी श्रावण मास आता है हमें तो कोई तकलीफ होती नहीं और बढ़िया शुरू से दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे। भाई उठ गए थे 4 बजे भगवान के दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाया भगवान जी को, बेलपत्र चढ़ाई, आशीर्वाद लिया उनसे। बहुत पवित्र महीना है ये, सबको आना चाहिए जल्दी उठ के। और सावन की शुरुआत हो और काशी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज सुबह से ही बाबा विश्वनाथ मंदिर में मंगल आरती की गई। यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। कैसी है व्यवस्था, इस पर हमारे संवाददाता ने वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम से खास बातचीत की। बात करने के लिए वाराणसी के मंडलायुक्त और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन एस राजलिंगम जी हैं। राजलिंगम साहब, क्या व्यवस्था आपने की है काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं? सावन के दृष्टिगत पिछले सावन की तरह इस बार भी जो बैठकें सभी संबंधित विभागों के साथ जो करते थे हम लोग, वो मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जो मंदिर के अंदर की बैरिकेडिंग और भीड़ जो सोमवार को जो बढ़ती है हम लोगों का, तो उसके दृष्टिगत जो चारों तरफ हम लोग गली में भी बैरिकेडिंग और इसके अलावा साफ सफाई व्यवस्था ये गलियों में भी और मंदिर प्रांगण के अंदर भी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था, उसके भी पर्याप्त इंतजाम कर लिया। इसके अलावा PA सिस्टम भी लगी रहेगी ताकि कंट्रोल रूम में बैठते हुए हम किसी भी सेक्टर को हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा सेक्टर और जोन के रूप में वो विभाजित है और उसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और मंदिर के भी लोग उसमें ड्यूटी में रहे। सावन में हम लोग जो व्यवस्था करते हैं वो कावड़ियों के लिए ही करते हैं। उस दिन नॉर्मल दर्शनार्थी भी उसमें क्योंकि अपने आप कम हो जाते हैं, तो व्यवस्था उन्हीं के लिए रहेगी। इसलिए अगर मार्कंडेय महादेव की बात करें, जो आने का और जाने का भी रास्ता अलग अलग करते हैं, जो सामान्यतः उस मंदिर में नहीं रहता है क्योंकि वो मंदिर छोटा है। सो एक साइड से आना और दूसरे साइड से आने के लिए, सो इस तरह की जो भी श्रद्धालु भी आते हैं और जो हमारे कांवड़ियों भी जो आते हैं वो सीधे ले जाके अपना जल चढ़ा सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु आएंगे ना, हम लगभग सोमवार को 10 लाख भीड़ के हिसाब से हम प्रबंधन किए। सोमवार का विशेष महत्व होता है सावन में, और उस दिन प्रशासन ने 10 लाख मानकर चल रहे हैं कि इतने श्रद्धालु और कांवड़िए आएंगे जिनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही अलग अलग द्वार बनाए गए हैं जिससे वो प्रवेश कर सके और निकलने की भी अलग द्वार से व्यवस्था रहेगी। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। और सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। CM योगी ने भगवान शिव की आराधना की और विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने हवन भी किया। सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और फिर हवन किया। और कांवड़ यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सावन महीने में इस दौरान भगवान शिव के भक्त अपने कांवड़ में हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख से गंगा जल भर कर लाते हैं और उससे भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न ये सिर्फ एक यात्रा है, ना ही सिर्फ जल लाने की परंपरा। यह है एक जज्बा जो शिव तक पहुंचाता है, हर कदम, हर सांस, हर तपस्या के साथ। कहते हैं कि सतयुग में रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया था। तभी से शुरू हुई ये परंपरा, पवित्र गंगा जल को लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा।
आज लाखों शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिवालयों में चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस एक ही मंत्र के साथ, बोल बम, हर हर महादेव। तेज धूप हो या बारिश, कंधे पर झूलती कांवड़, मन में शिव का नाम और हर पग पर त्याग का संकल्प। न कोई जूता, न आराम, सिर्फ एक आस्था जो हर थकान को हर लेती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं इस कांवड़ यात्रा में। वर्ष 2024 में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए शामिल हुए। 278 विश्राम शिविर लगाए गए, 25,000 पुलिस कर्मी तैनात हुए, 1200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की गई, 200 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात रहीं, 400 किलोमीटर से ज्यादा कांवड़ पथ सुरक्षित किया गया और तो और 10,000 से अधिक सफाई कर्मी हर दिन सेवा में लगे रहे। सरकार, प्रशासन और समाज हर कोई सेवा भाव से जुड़ा। कभी कोई राहगीर को पानी पिलाता है तो कहीं कोई कांवड़िया दूसरे को सहारा देता है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये समाज के शिवमय हो जाने की प्रक्रिया है। कांवड़ सिर्फ जल नहीं लाती, वो साथ लाती है श्रद्धा, समर्पण और शिव से मिलने की चाह। जब शिव बुलाते हैं तो पांव नहीं, आस्था चलती है। हर हर महादेव। और काशी विश्वनाथ मंदिर से हमारे साथ हरिकेश सिंह जुड़ रहे हैं और लखनऊ से विकास सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर हरिकेश, आप ही का रुख करेंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब शिव बुलाते हैं तो पाँव नहीं चलते हैं, भक्ति चलती है। और जिस तरह से हमने देखा कि भक्तगण इतने उत्साह में है, उनका कहना है कि शिव तो भोले हैं, तो उनको कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, सिर्फ जल भी चढ़ा दें तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भक्तों का महीना है। किस तरह से आप उन दृश्यों का मतलब एक तरह से दर्शकों के सामने रखेंगे जो बाबा विश्वनाथ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ? ऋतु, पहले तो मैं बताऊं कि जो विश्वनाथ मंदिर BHU के अंदर स्थित है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और जो अभी आपने दिखाया अपने जो रिपोर्ट में कि किस तरह से जो शिव भक्त हैं वो आस्था के पांव लेकर चलते हैं, गंगोत्री से, हरिद्वार से जल लेके आते हैं अपने अपने शिव मंदिर में चढ़ाने के लिए, ऐसी ही कुछ व्यवस्था काशी में है। काशी विश्वनाथ बाबा जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें जो काशी विश्वनाथ है, बाबा यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान हैं। यहाँ काशी के अधिपति कहे जाते हैं, काशी के नरेश कहे जाते हैं। तो जो उनका भाव है वो केवल गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो प्रयागराज से जो शिव भक्त हैं, प्रयागराज से संगम स्थल से गंगा जल लेकर चलते हैं। और जो योगी सरकार ने व्यवस्था की है, जो NH है प्रयागराज से लेकर काशी तक, उसके जो बाईं तरफ का लेन है वो कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। जो व्हीकल हैं वो प्रतिबंधित हैं, उस पर नहीं चलेंगी। दूसरे तरफ जो लेन है केवल उसी पर चलेंगी। इसके अलावा जगह जगह रास्तों में प्रशासन की तरफ से भी और जो सामाजिक संगठन है, जो धार्मिक संगठन है, उन लोगों ने भी शिविर बना रखे हैं उनके स्वागत के लिए। फर्स्ट जो मेडिकल की बात आप कर रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी प्रशासन ने भी लगा रखा है। और लोग खुद जो चूंकि आस्था के पांव से चलते हैं, तो ये जो आस्था का पांव है उसको लोग छू लेने के लिए लालायित होते हैं, इन कांवड़ियों के, इन श्रद्धालुओं के। यहाँ पे जैसा आप बता रही थी कि मंगला आरती के साथ शुरुआत हुई और कई कांवड़िए जो है प्रयागराज से लेके जल चल चुके थे और उनका ये सोचना था कि पहले ही दिन बाबा को हम जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं। इसके अलावा मैं एक और जिक्र करूंगा, गंगा गोमती के तट पर यहाँ मार्कंडे महादेव मंदिर है, जिसका कि आप मेरे ने भी रिपोर्ट में दिखाया। वहाँ भी लोग जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, चूंकि बहुत महात्म्य का मंदिर है मार्कंडे महादेव, अकाल मृत्यु के। जी हरिकेश हमारे साथ जुड़ेंगे, विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, कांवड़ियों के लिए पवित्र महीना और एक तरह से श्रद्धा में शायद उन्हें किसी तरह की सुविधा की जरूरत नहीं हो, लेकिन प्रशासन अपनी तरह से पूरी तरीके से तैयार है। तो एक तरफ असुविधा ना हो कांवड़ियों को, दूसरी तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो चाहेंगे कि दोनों पर जरा आप बताएं कि किस तरह से प्रदेश पूरी तरह तैयार है पूरे एक महीने के लिए।
जी बिल्कुल, सुविधा के साथ सुरक्षा, सुरक्षा के साथ उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इन सभी चीज़ के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को मुस्तैद किया गया है। तकरीबन 29,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 400 ड्रोन निगरानी कर रहे हैं लगातार। इसके साथ साथ 1,800 से ज़्यादा जल सेवा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ 60,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। साथ साथ लगभग 1,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और ख़ास तौर से जो कांवड़ यात्रियों के लिए जो रुकने के लिए केंद्र बनाए गए हैं, उन सभी जगहों पर रियल टाइम पर मॉनिटरिंग की जाए, तकनीक का प्रयोग करके सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहाँ पर प्रबंधकों के समन्वय के द्वारा हर चीज़ पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ एक सोशल मीडिया की टीम बनाई गई है डीजीपी मुख्यालय पर। ये लगातार उन अफवाहों पर भी नज़र रखेगी कि किसी भी प्रकार से कोई अफवाह ना फैलने पाए, क्योंकि इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा में निकलती है जिसमें लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री जाते हैं, जल लेते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, जिन्होंने इस सृष्टि के लिए विष भी पिया था। तो बिल्कुल भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो संसार के लिए जीते हैं। जो भगवान शिव जो करते हैं, जो सौभाग्य से उनको उनका प्रतिफल मिलता है पूजा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो भी संसार में भगवान शिव से जो सीखते हैं इस माह भर कि बिल्कुल आप सृष्टि के लिए सबसे बड़ा त्याग कर सकते हैं। तो भगवान शिव को तो फूल पत्ती अर्पित कर दें, जल अर्पण कर दें या प्रेम से स्नेह से बस उनको नमन कर लें, इतना ही उनके लिए बहुत होता है। उनका पूर्ण भाव इसीलिए भोलेनाथ कहे जाते हैं। भोलेनाथ तो सब कुछ दे देते हैं और उनकी इस कांवड़ यात्रा की तैयारी में प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ खाने की दुकानें हैं, वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हो रही है। नाम पट्टिका का उल्लेख करने की बात कही गई है कि कोई भी खान पान की चीज़ हो, वहाँ पर जो दुकानदार हो उनकी नाम पट्टिका लगाई जाए। साथ ही साथ ओवर रेटिंग की शिकायत ना आए, कभी भी किसी खाद्य पदार्थ का कोई गलत मूल्य ना लिया जाए, उचित मूल्य लिया जाए। साथ ही साथ जहाँ पर रुके वहाँ पर शुद्ध पेयजल रहे और इसके साथ साथ जो वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था रहे वो भी उचित रहे। इसके लिए बड़ी व्यवस्था की गई है नगर निगम के द्वारा वहाँ पर कि साफ सफाई लगातार बनी रहे, चूँकि बड़ी संख्या में जब कांवड़ यात्री निकलते हैं तो गंदगी न रहने पाए, किसी भी प्रकार से एक सुखद यात्रा का जो भक्ति यात्रा का अनुभव उनको मिले, इसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है 24/7। इसके साथ साथ जो आसपास के राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, इनके अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने के लिए एक टीम बनाई गई है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ 2 दिन पूर्व हुई मेरठ में की बैठक में यह तय किया गया था कि उन जनपद राज्यों से जो भी कांवड़ यात्री आते हैं बराबर सामंजस्य बना के रखें कि कांवड़ यात्रा मार्ग किस तरीके की सुविधाएं हैं, कहीं कोई जाम की अव्यवस्था ना हो। ये सारी चीजें तय कर ली गई हैं। डीजे जो होंगे उनके लिए एक मानक तय कर दिया गया है कि एक निश्चित ऊंचाई से ज्यादा नहीं रहेगा। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस पूरे सावन भर में जो भगवान शिव की भक्ति की जाती है उसके लिए व्यापक इंतजाम है। हालांकि कांवड़ यात्रा पश्चिम में महाशिवरात्रि जो होती है, सावन की शिवरात्रि होती है, तब तक चलती है, लेकिन पूरे प्रदेश में पूरे सावन भर कांवड़ यात्रा निकलती है और साथ साथ पूरे प्रदेश में जितने शिवालय, जितने मंदिर हैं, वहां पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों को सजाया गया है और आज सुबह से ही लोग जाकर मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। इस पूरे माह रुद्राभिषेक का विशेष आयोजन किया जाता है। माना जाता है शास्त्रों में कि सावन माह में किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक करेंगे आपको हजारों यज्ञों का प्रतिफल मिलता है। तो निश्चित रूप से ये माह लोगों के लिए आत्मशुद्धि का माह है, ये आराधना का माह है, प्रभु की कृपा पाने का माह है। बिल्कुल विकास, पूरा महीना प्रभु की कृपा पाने का महीना है ये। और हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही दिन गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने रुद्राभिषेक किया, हवन किया। लेकिन 2017 के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने देखा है कि कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा दोनों दी जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे में क्या विकास, इस पर भी निगाह रखी जा रही है कि कांवड़ियों के साथ किसी तरह की कोई एक तरह से झड़प या ऐसी ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले बहुत समय से कई ऐसी छुटपुट घटनाएं सामने आ जाती हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, उस पर भी क्या प्रशासन किसी तरह से मुस्तैदी या एहतियात बरत रहा है? जी बिल्कुल, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहां पर पल पल की जो भी घटना हो रही है वो मॉनिटर की जा रही है, तकनीक का प्रयोग लिया जा रहा है और हर लगभग 800 मीटर पर 3 पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो
बताया कि 60,000 से ज्यादा सुरक्षा बल ही लगाए गए हैं। 50 कंपनी पीएससी की और केंद्रीय बल की लगाई गई है, साथ साथ उच्च अधिकारियों के साथ साथ। तो किसी भी मार्ग पर 400 से ज्यादा ड्रोन लगाए गए हैं। तो कोई भी अगर अव्यवस्था होती है तो तत्काल रूप से वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है और मॉनिटरिंग के रूप में तत्काल वहां चंद सेकंडों में, चंद पलों में वहां पर टीम पहुंचकर उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएगी कांवड़ यात्रियों का, उनकी किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, इसके लिए बराबर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अलग से स्पेशल टीमें बनाई गई हैं और साथ साथ एक सोशल मीडिया टीम भी बनाई गई है जो तमाम सारे चैनलों पे जाकर, प्लेटफॉर्म पे जाकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नजर बनाए रखेगी कि कोई किसी तरह की अफवाह ना फैला सके, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, चूंकि कांवड़ यात्री लाखों की संख्या में होते हैं, भेष बदल कर चला जाए, उसमें प्रवेश कर जाए, यात्रा में किसी भी प्रकार की शांति भंग करने की कोशिश करे। तो इन सब चीजों पर पल पल निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के द्वारा खुफिया विभाग की अलग से टीमें लगाई गई हैं, इंटेलिजेंस की टीमें लगाई गई हैं। बिल्कुल विकास, शिव भक्तों का उत्साह बना रहे और उस उत्साह में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और दुनिया में भारत के UPI पेमेंट सर्विस का डंका बज रहा है। IMF की रिपोर्ट ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी UPI की जमकर तारीफ की है। IMF ने कहा है कि UPI का तेजी से विकास हो रहा है, जो भारत में बाकी सभी डिजिटल भुगतान के तरीकों से आगे है। वहीं जब लोग नकद का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, IMF ने कहा कि UPI के जरिए भारत में अब हर महीने तकरीबन 18 अरब से अधिक लेन देन हो रहा है। इसके अलावा भारत अब किसी भी देश की तुलना में सबसे तेज भुगतान करता है और इसका श्रेय पूरी तरह से UPI को जाता है। बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI एक क्विक और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे भारत में साल 2016 में शुरू किया गया। इसे NPCI द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने UPI को बताया कि किस तरह से भारत में डिजिटल पेमेंट की दिशा में भारत का UPI इस समय दुनिया में कई देशों से आगे है। – 2016 में UPI पेमेंट की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अभी तक तेजी से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई तरह की सुविधा अब UPI से हो गई है। देश की जनता को एक तो नगद रखने की जरूरत नहीं पड़ती और इजी ट्रांजैक्शन एक सबसे बड़ा कारण है लोगों का UPI को इस्तेमाल करने का। और आइए आपको बताते हैं कि IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में और किन बातों को बताया है। IMF ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट UPI का, भारत का UPI जो है वो इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और UPI की शुरुआत 2016 में हुई, उसके बाद तेज़ी से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। UPI की एक तरह से चर्चा पूरी दुनिया में है। IMF ने UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस का को एक तरह से लोहा माना है। उसका कहना है कि UPI पेमेंट को इस समय न सिर्फ देश में तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है बल्कि भारत से बाहर भी कई देशों ने कई समझौते किए हैं जिसमें UPI पेमेंट एक सरल पेमेंट इंटरफेस साबित हो रहा है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार लोगों का रुझान बढ़ा है और आज की तारीख में एक बड़ी संख्या में देश की जनता इसका इस्तेमाल कर रही है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह लोग UPI को इस्तेमाल करना ज़्यादा सुविधाजनक पाते हैं।
और यही कारण है कि 18 अरब से ज्यादा लोग हर महीने यूपीआई से लेन देन कर रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है जो आईएमएफ ने कहा है। तो आईएमएफ ने एक तरह से अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है कि किस तरह से भारत का यूपीआई इस समय दुनिया में चर्चा में है। भारत अब बाकी कई देशों से आगे है डिजिटल भुगतान के मामले में, और इसमें तुलना भी की है आईएमएफ ने। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस अमेरिका और चीन से भी ज़्यादा बेहतर है। तो बड़े देशों की तुलना में भारत डिजिटल पेमेंट इंटरफेस के क्षेत्र में भारत का यूपीआई इस समय कई देशों को पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आसान एक तरह से भुगतान सिस्टम है। ये तेज खुदरा भुगतान सिस्टम है। यूपीआई तेजी से ग्लोबल हो रहा है, और ग्लोबल हो रहा है उसमें हमने देखा दुनिया ने किस तरह से अपनाया है यूपीआई को। दुनिया में तेजी से मशहूर होने के साथ 8 देश इस समय यूपीआई पेमेंट इंटरफेस के साथ समझौता करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन देशों में कौन देश शामिल है वो भी आपको हम बताते हैं। सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, और हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में गए, उसमें त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भी यूपीआई को लेकर समझौता हुआ है। तो एक और देश, 8वां देश जुड़ गया, ट्रिनिदाद टोबैगो भी अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसा पेमेंट इंटरफेस है जिसमें अलग अलग सिस्टम आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये तमाम इसकी सहूलियत है। अलग अलग बैंकों के बीच लेन देन करना आसान है इस पेमेंट इंटरफेस के साथ। यूपीआई से मोबाइल फ़ोन से तुरंत आप पैसे कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो ये तमाम जो सहूलियत है उसने लोगों को इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए एक तरह से प्रेरित किया है। लोग नगद पैसे लेकर अब नहीं चलते हैं, उसका कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाथ में जब भीम होता है, यूपीआई होता है, तो नगद की ज़रूरत नहीं होती है। अर्थशास्त्री डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चरण सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हम जानते हैं कि दुनिया जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दौरों पे भी जाते हैं तो कई देशों के साथ समझौते हुए हैं, और कई रिपोर्ट ने इस बात को लगातार माना है कि कैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत का यूपीआई दुनिया में इस समय चर्चा में है सहूलियत के हिसाब से, और डिजिटल की जो यात्रा है पूरी दुनिया की उसमें यूपीआई एक तरह से सबसे आगे चल रहा है। क्या कहेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीआई जो इंडिया का है कुछ वर्षों से चर्चा में है, पर ये जो चर्चा में है उसका कारण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आपने देखा कि जिस तरीके यूपीआई की ट्रांजैक्शंस, आप आंकड़े बता रहे थे अभी कि देखिए 18 मिलियन और 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही है 0.1 मिलियन के उससे, तो जो 2016 की जून का आंकड़ा है, और ये जो हम 18 बिलियन बोल रहे हैं ये जून 2025 का आंकड़ा है। तो इतने कम वर्षों में 10, 8, 9 वर्षों में इतना ज़्यादा इसका बढ़ोतरी हुई है। पर उसका एक मूल कारण जो है वो मैं सोचता हूँ कि वो जनधन योजना है, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने जनधन योजना लागू की उसके साथ आधार कार्ड को जोड़ा और मोबाइल को जोड़ दिया, जो जैम ट्रिनिटी करके माना जाता है, तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया जिससे अकाउंट्स भी मिल गए और टेक्नोलॉजी की सपोर्ट भी मिल गई। तो कुछ वर्षों से ये बात हो रही थी कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे एक पुश मिला इस पूरी चीज़ को, और फिर जब कोविड हुआ, कोविड में भी आप देखेंगे इसको बहुत पुश मिला, और अब आप देखें हमारे देश में छोटी छोटी रेडी पटरी के लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं रिजर्व बैंक में नौकरी कर चुका हूं, और उस टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, और ये मैं बात कर रहा हूं 2008 की, जब हम लोगों को जाके मिलते थे, केला जो ठेले पे सिर पे रख के बेचते हैं ठेले वाले से बात करते थे, उनको फिक्र होता था हम पैसा कहाँ रखेंगे, हम जब बेचेंगे पैसा कहाँ रखें, रात को रखेंगे कोई हमसे चुरा लेगा। और बम्बई में जब मैं सर्वे खुद करने गया था पटरी वाले लोगों से, तो उनको सबसे ज़्यादा डर होता था कि सर हम लोग दूर दूर से आते हैं, बम्बई में आके कमाते हैं, रात को पैसा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये जो शुरू हो गया यूपीआई सिस्टम, ऑटोमेटिकली रेडी पटरी के लोगों के खाते में पैसा आ रहा है और एकदम सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी से आप देख लीजिए एक लाभ जो हुआ
वो कॉमर्स एंड ट्रेड में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। उसी तरीके ये जो क्राइम है, जिनके पास पैसा है, लोग छिन रहे हैं, लूट रहे हैं, चोरी हो रही है, वो क्राइम भी तो कम हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा लो इनकम ग्रुप और इनफॉर्मल सेक्टर को भी एडवांटेज मिला। इसके साथ एक और एडवांटेज आ गया कि जहाँ पर हम लोग अपने देश में सोचते थे कि इनफॉर्मल इकॉनमी है, इन लोगों का पता नहीं पैसा कहाँ सेविंग जाता है, वो लोग फॉर्मल स्ट्रक्चर में आ गए। तो उस वर्ग के लोगों के लिए ये तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, और इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो वैसे हम लोगों ने अभी फॉर्मलाइजेशन कर लिया, तो जो हमारे उद्योग फॉर्मल बैंकिंग में नहीं थे वो भी बैंकिंग में आने शुरू हो गए, क्योंकि पेमेंट इतना तेज़ी से होने लग गया। अब आप देखिए जून 2016 में जब हमने ये शुरू किया था 21 बैंक हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज करीब 600 बैंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जुड़ी हुई हैं। तो अपने आप में ही ये ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सहूलियत बहुत बढ़ गई है, और सरकार को भी उसका फ़ायदा है कि पूरी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ मनी ट्रेल जा रहा है। तो जहाँ पर उपभोक्ता को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर सरकार को भी फ़ायदा हो रहा है। और अब तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में लोहा हो रहा है कि इंडिया का जो यूपीआई है वो बहुत अच्छा है। इसका शुरुआत मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जनधन योजना से डेटा मिल गया, अकाउंट होल्डर्स मिल गए, और जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट मोबाइल बैंकिंग से मिल गई, और जो आधार कार्ड से नो योर कस्टमर मिल गया, वहाँ से बहुत बड़ी इसकी शुरुआत हुई जी। अब इसका नतीजा ये हो रहा है कि एटीएम में जो लोग जाते थे अब वो एटीएम में लोग जाने कम। तो हम लोग जो एटीएम पूरा बना के रखे हुए थे बैंकिंग इंडस्ट्री में, अभी आप यूपीआई अपने सेल फोन से सीधी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जी डॉक्टर चरण सिंह, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस ने हमें भारत को, क्या आप मानते हैं कि डिजिटल डिप्लोमेसी में भी एक बड़ा योगदान दिया है? क्योंकि आज की तारीख में 8 ऐसे देश हैं जिनके साथ यूपीआई साझा कर रहा है भारत, लेकिन आने वाले समय में खासकर जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं, उन विकासशील देशों की बात करते हैं, तो उनके साथ भी ये पेमेंट इंटरफेस के साथ एक डिजिटल डिप्लोमेसी की तरफ भारत को आगे बढ़ने में सहूलियत भी है और एक अवसर भी है उन देशों के लिए। आप अगर थोड़ा गहराई में देखेंगे तो आप जानते हैं कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्टडीज जिससे जनधन योजना निकली वो 2006, 7, 8 में हो रही थी। उस टाइम पे मैं रिजर्व बैंक में था और एक स्टडी का मैं भी हिस्सा था। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें जो फिक्र होता था कि देश में बैंकिंग बढ़ ही नहीं रही है। पर सबसे बड़ी बात जो मैं कहनी चाहता हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जहाँ पर हमें फिक्र था, विदेश में भी, यूके जैसे विकसित देश में भी, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ऐसे लोग थे जिनके पास अकाउंट्स नहीं थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन उधर भी लागू पूरा नहीं हो रहा था। अभी आप देखिए, आपने ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की बात कही जहाँ पर प्रधानमंत्री गए और उन्होंने ये एग्रीमेंट किया, और 8 देश जहाँ पर हम ऑलरेडी इस चीज़ की बात कर रहे हैं उनके साथ यूपीआई में हमारी ट्रांजैक्शंस इंटरैक्शन चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में लोगों को अपने साथ ऐड कर लिया, और दुनिया में विकसित देशों में भी ऐसा वर्ग है जो बैंकिंग के साथ जुड़ा नहीं हुआ है। ये यूपीआई जहाँ पर बड़े देशों के साथ डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी, सिंगापुर जैसे विकसित देश के साथ कर रहा है, पर उधर मैं सोचता हूँ एक बार जब हम ये IMF की स्टडी आई है, और IMF की स्टडी में भी जनधन योजना और जैम ट्रिनिटी की बात हुई है, ये बाकी के जो विकसित देश हैं ये इसमें देखना चाहेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को और गरीब और पटड़ी वाले लोगों को और दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार, रेडी वालों को अपने साथ जोड़ लिया। वो भी हमारी जो डिजिटल डिप्लोमेसी है उसमें वो भी एक रोल प्ले करे। तो हमने एक लोअर एंड ऑफ द इकोनॉमी, इनफॉर्मल जो है, जो आमतौर पे गिनती में नहीं आता है, उसको जिस तरीके अपने में सम्मिलित किया वो बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल एक तो डिप्लोमेसी पे जोर होगा ही होगा,
पर मुझे लगता है और देश भी जब ये स्टडी पढ़ेंगे और किस तरीके हमने उस वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया बैंकिंग में। बिल्कुल डॉक्टर चरण सिंह, जिस तरह से आप कह रहे हैं, भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मॉडल है उसको एक तरह से सराहा जा रहा है। आईएमएफ ने अपनी पूरी रिसर्च, अपनी रिपोर्ट में इस बात को माना है कि किस तरह से भारत ने अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन मॉडल के साथ सभी को इसमें शामिल किया। जनधन योजना एक सबसे बड़ा कदम भारत का रहा फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ, और यही कारण है कि आईएमएफ ने कहा है कि अमेरिका और चीन जैसे देश, जहां ये बड़ी समस्या है कि एक खास वर्ग के अकाउंट आज भी नहीं है और उनको जो समस्या आती है उसका समाधान भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन मॉडल, जिसका एक बड़ा चेहरा यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है, और उसकी शुरुआत जनधन योजना के साथ हुई। डॉक्टर चरण सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि इस पूरी रिपोर्ट पर विस्तार से और एक तरह से हर पहलू को आपने सामने रखा, जिसमें भारत की एक तरह से पूरी विकास यात्रा है, आर्थिक विकास यात्रा, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे बड़ा पहलू है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चरण सिंह। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने यूएई से नारकोटिक्स मामले में आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अबू धाबी की इंटरपोल टीम के साथ मिलकर आरोपी कुब्बावाला मुस्तफा को भारत वापस लाया गया। कुब्बावाला मुस्तफा मुंबई पुलिस का वांछित आरोपी है। मुंबई पुलिस की 4 सदस्यीय टीम 7 जुलाई को यूएई गई थी, जो आज कुब्बावाला मुस्तफा को लेकर मुंबई पहुंची। कुब्बावाला पर विदेश में रहते हुए सांगली में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चलाने का आरोप है। इस फैक्ट्री से कुल 126 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। कुब्बावाला मुस्तफा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के अनुरोध पर 25 नवंबर 2024 को इस मामले में इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉरिडोर नोटिस जारी करवाया था। और आइए अब आपको बताते हैं कब और किसका प्रत्यर्पण हुआ है। भारत में 2014 के बाद भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसी गई है। 2005 से 13 के बीच औसतन लगभग 4 अपराधी भगोड़े प्रत्यर्पित हुए हैं। देश को 2014 के बाद यह संख्या बढ़कर 10 पर पहुंची है। 2004 के बाद से 14 के बाद से भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसी गई है। 2021 में ऐसे 18 अपराधी और भगोड़े अपराधियों को प्रत्यर्पित किया है। 2022 में 27 अपराधी और भगोड़े प्रत्यर्पित हुए थे। 2015 में विली नेरुए ट्रॉनविन थाईलैंड से प्रत्यर्पित हुआ। पूर्वोत्तर भारत में हथियारों की तस्करी में ये शामिल था। 2015 में कुख्यात गैंगस्टर बन्नाजे राजा मोरक्को से प्रत्यर्पित किया गया। 2015 में अनूप चेतिया बांग्लादेश से प्रत्यर्पित किया गया और 2015 में विली थाईलैंड से प्रत्यर्पित किया गया।
पूर्वोत्तर भारत में हथियारों की तस्करी में लिप्त था ये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स दुबई से 2018 में प्रत्यर्पित हुआ। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए के रूप में शामिल था ये। राजीव सक्सेना जनवरी 2019 में दुबई से प्रत्यर्पित किए गए। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें सुचित्रा के साथ। जी सुचित्रा, क्या खबरें खेल जगत से? शुक्र ऋतु, सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड्स टेस्ट की। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट गंवाकर 251 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। नीतीश रेड्डी ने 13वें ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका दिया। बेन डकेट 23 रन बनाकर नीतीश का शिकार बने। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने जैक क्राउली को भी चलता किया। टीम इंडिया को तीसरे विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और एक शतकीय साझेदारी देखने को मिली। रविंद्र जडेजा ने 49वें ओवर में ओली पोप को 44 के स्कोर पर आउट किया। हैरी ब्रूक जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट 99 और बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर नाबाद थे। आज दूसरे दिन का खेल भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। देश में खेल को जड़ से मजबूती देने में जहां एक ओर सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर छोटे बड़े खेल की पहुंच देश के कोने कोने तक हो, इस दिशा में प्रसार भारती भी लगातार प्रयासरत है। प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल के मुताबिक खेल सबसे अच्छा माध्यम है समावेशी विकास का। खेलों को लेकर प्रसार भारती की भूमिका पर चेयरमैन नवनीत सहगल से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। खेल हमेशा से समाज को जोड़ने का काम करता रहा है और इसमें जन जागृति का भी अहम किरदार रहता है। इस वक्त हमारे साथ प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की इस मुहिम को, जिस तरह से स्पेशल एथलीटों को लगातार जो है वो एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है? देखिए, स्वीडिश एम्बेसी, SKF, स्पेशल ओलंपिक भारत, हरियाणा सरकार और प्रसार भारती, हम सब लोग मिल के एक ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे समाज के 3 जो दो अंग हैं और तीसरा जो माध्यम है, जो हमारी बच्चियां हैं, जो वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट, जो महिलाओं का एक विकास की बात है, महिलाओं के विकास, महिलाओं के द्वारा विकास, और जो हमारे लोग जो हैं जो विद स्पेशल नीड्स हैं, स्पेशल ओलंपिक के माध्यम से उनको खेलों के माध्यम से, ये तीनों जो आज के अंग हैं, अंश हैं, ये एक इंक्लूसिव समावेशी विकास का संदेश देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की जो उनकी विज़न है, उनका जो एक लक्ष्य है कि पूरे देश में जो भी विकास हमारा हो रहा है वो एक समावेशी विकास हो, जिसमें जो ऐसे समाज के हमारे वर्ग हैं जिनको विशेष ध्यान की आवश्यकता है विकास के मामलों में, चाहे वो समाज का हो, शिक्षा का हो, खेल का हो, और खेल सबसे अच्छा माध्यम है समावेशी विकास का। अगर हम प्रसार भारती के किरदार को देखें तो जिस तरह से न केवल ओलंपिक एशियन गेम्स बल्कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हों, हर जो स्तर के जो खेल हैं उनका जिस तरह से प्रसारण हो रहा है, जिस तरह से इनकी जो कवरेज है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है, तो इसको विस्तार आगे आने वाले समय में और किस तरह से देने की योजना है? खेलों को हमने विशेष महत्व दिया। हमारा एक जो स्पेशल चैनल है DD स्पोर्ट्स, उसके माध्यम से हम अलग अलग जो हमारे खेल संघ हैं उनसे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। हमने हॉकी इंडिया से किया, हम हैंडबॉल फेडरेशन से कर रहे हैं, अभी फुटबॉल एसोसिएशन से भी करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन खेलों को दिखाएं लोगों को। वो बच्चे हमारे जो रूरल एरिया में हैं, जिनको अदरवाइज़ जिनको मौका नहीं मिलता है, उनको ये सब खेल लाइव देखने का मौका मिले, वो सीखें, और प्रतिभाएं जितनी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको उभरने का मौका मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है कि खेलो इंडिया और टॉप्स और फिट इंडिया के माध्यम से हम एक स्वस्थ और शक्तिशाली एक समाज पैदा करें जो कि खेलों के माध्यम से ही संभव है, उसमें हम प्रसार भारती पूरा अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आगे अगर कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक्स भी भारत में होते हैं तो उसके लिए भी हम उसको अच्छी तरह से कवर करके हम अपने जन जन तक पहुंचा सकें। तो ये है प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेल जो है वो न केवल समाज को जोड़ता है, बल्कि अगर इसकी पहुंच को दूर दराज तक पहुंचाई जाए, और जिस तरह से पहुंचा रहा है प्रसार भारती लगातार इसमें अपनी एक अहम कड़ी जो है वो खुद को साबित कर रहा है, तो
यही बात जो है वो कहीं ना कहीं हर खेल को देश में एक नई न केवल संजीवनी देगी बल्कि जड़ से मजबूती भी देगी। कैमरामैन ललित के साथ मैं गौरव, न्यूज़ बात दिल्ली। करते हैं विंबलडन की। विंबलडन में आज पुरुष एकल वर्ग के पहले सेमीफाइनल में 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा। फ्रिट्ज पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच का सामना दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर से होगा। विंबलडन में आज पुरुष एकल सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा। टेलर फ्रिट्ज पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। फ्रिट्ज एंडी रॉडिक के बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष टेनिस खिलाड़ी बनने की कोशिश में हैं। इससे पहले अल्कराज और फ्रिट्ज 2 बार आमने सामने हुए हैं। 2023 के मायामी मास्टर्स और 2024 में लेवर कप में दोनों बार अल्कराज ने बाजी मारी थी। अल्कराज 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन हैं और उनकी नजर विंबलडन में खिताबी हैट्रिक पर है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके और 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर आमने सामने होंगे। जोकोविच की उम्र 38 साल है, वहीं उनके सामने 23 साल के सिनर हैं। ऐसे में इसे टेनिस की 2 अलग पीढ़ियों के बीच का मैच माना जा रहा है। जोकोविच और सिनर के बीच हुए कुल 9 मुकाबलों में सिनर 5-4 से आगे हैं। खास बात यह है कि दोनों के बीच हुए पिछले 4 मुकाबलों में सिनर ने बाजी मारी है। हाल ही में फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में सिनर ने जोकोविच को सीधे सेट्स में मात दी थी। ये कहना तो मुश्किल है कि कौन से 2 खिलाड़ी रविवार को होने वाले फाइनल में नजर आएंगे, लेकिन दोनों सेमीफाइनल्स के रोचक लाइनअप को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि टेनिस प्रेमियों को आज 2 रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम इन खेल की खबरों के लिए। और मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखिए कृतिका के साथ न्यूज़ पंच। नमस्कार।